हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है। पिछली वीडियो में हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बात की थी, ठीक है। उसके अंदर हमने बात की थी डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक यानी कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स के बारे में। इसको हम कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो देखते हैं कौन कौन सी दवाइयां हैं जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स हैं, जो इस एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। तो चलिए देखते हैं। ये जो दवाइयां आएंगी ये दो तरीके की होंगी। एक तो वो दवाइयां होंगी जो इस एंजाइम को रिवर्सिबली इनहिबिट कर देगी, ठीक है। तो एक होंगी रिवर्सिबल ड्रग्स और एक वो दवाइयां आएंगी जो इस एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देगी, ठीक है। तो इरिवर्सिबल ड्रग्स हो गई, ठीक है। हम इस एंजाइम को रिवर्सिबली इनहिबिट करना चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि ये एंजाइम इरिवर्सिबली इनहिबिट हो, तो क्लिनिकली हम इसका यूज करते हैं, इसका यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे, कल की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रिवर्सिबल जो ड्रग्स होती हैं वो या तो लिपिड सोल्यूबल होती हैं या फिर वाटर सोल्यूबल होती है, ठीक है। तो ये या तो होंगी वाटर सोल्यूबल जो वाटर के अंदर घुल जाएंगी, ठीक है, और एक होंगी लिपिड सोल्यूबल, ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्पल आएगा? लिपिड सोल्यूबल के अंदर जो एग्जाम्पल है, जो ड्रग आती है वो है हमारी फाइसोस्टिग्मिन, और वाटर सोल्यूबल के अंदर जो ड्रग आती है वो हमारी है नियोस्टिग्मिन। अब पहला क्वेश्चन, किस ड्रग को लिपिड सोल्यूबल बोला जाएगा, किस ड्रग को वाटर सोल्यूबल बोला जाएगा? दूसरा क्वेश्चन कि लिपिड सोल्यूबल अगर कोई ड्रग है तो क्या फायदा, वाटर सोल्यूबल है तो क्या फायदा, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कोई ड्रग जो आयनाइज्ड फॉर्म में है उसको हम वाटर सोल्यूबल कहेंगे। कोई भी ड्रग आयनाइज्ड फॉर्म में है तो वो वाटर सोल्यूबल होगी। अगर ड्रग नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में है तो वो हमारी लिपिड सोल्यूबल होगी, ठीक है। अब देखिए फाइसोस्टिग्मिन जो है ये हमारा टर्सरी अमीन है। बाद में आपको माइन दिख रहा है यानी कि अमाइन, इसके अंदर अमाइन प्रेजेंट है। ये हमारा टर्सरी अमीन है और नियोस्टिग्मिन हमारा जो है ये हमारा क्वाटरनरी अमीन है। टर्सरी अमीन उसे बोलते हैं नाइट्रोजन के तीन तरफ अगर कंपाउंड लगे हुए हैं उसको टर्सरी बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन के चार तरफ कंपाउंड लगे हुए हैं उसको क्वाटरनरी अमीन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है टर्सरी अमीन का एग्जांपल हमने लिया, जैसे NH3 हो गया, ये हमारा क्या है? टर्सरी अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन के तीन तरफ हाइड्रोजन है। क्वाटरनरी अमीन की बात करें तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं NH4+, अमोनियम आयन है, नाइट्रोजन के चार तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो टर्सरी अमीन का एग्जाम्पल हो गया अमोनिया और क्वाटरनरी का हो गया अमोनियम। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? ये जो है ना, ये अमोनियम ये आयनाइज्ड है और ये नॉन आयनाइज्ड है, ठीक है। तो ये टर्सरी है, ये क्वाटरनरी है। तो ये हमारा क्या है? ये नॉन आयनाइज्ड ड्रग है। ये नॉन आयनाइज्ड है तो ये लिपिड सोल्यूबल है। ये हमारी आयनाइज्ड है तो ये क्या होगी? वाटर सोल्यूबल होगी, राइट। पहली चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात, लिपिड सोल्यूबल अगर कोई ड्रग है तो क्या फायदा है? अगर कोई ड्रग लिपिड सोल्यूबल है जैसे फाइसोस्टिग्मिन है तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, और वाटर सोल्यूबल ड्रग जो नियोस्टिग्मिन है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती है। मेम्ब्रेन क्रॉस करने से मतलब क्या है? मेम्ब्रेन क्रॉस करने से मतलब ये है जैसे हमारी GIT की मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, जैसे हमारी आई के अंदर कॉर्नियल मेम्ब्रेन हो गई, राइट, जैसे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मेम्ब्रेन्स हैं। अगर कोई लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो ये इन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाएगी। जैसे हमने बात की फाइसोस्टिग्मिन की, तो यहां तो मैंने लिख दी एक तरफ फाइसोस्टिग्मिन जो हमारी लिपिड सोल्यूबल है, जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। दूसरी तरफ हमने लिख दिया नियोस्टिग्मिन जो हमारी वाटर सोल्यूबल है, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो फाइसोस्टिग्मिन लिपिड सोल्यूबल है, नियोस्टिग्मिन वाटर सोल्यूबल है। तो GIT की मेम्ब्रेन को फाइसोस्टिग्मिन क्रॉस कर देगी, नियोस्टिग्मिन क्रॉस नहीं कर पाएगी। आई के अंदर कॉर्नियल मेम्ब्रेन है, फाइसोस्टिग्मिन आई की कॉर्नियल मेम्ब्रेन को
क्रॉस कर देगी, नियोस्टिग्मिन नहीं कर पाएगी। ब्लड ब्रेन बैरियर को फाइसोस्टिग्मिन क्रॉस कर देगी, लेकिन नियोस्टिग्मिन वाटर सोल्यूबल है इसलिए ये क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब क्रॉस करने का फायदा क्या है? देखिए, फाइसोस्टिग्मिन जियाटिक मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब फाइसोस्टिग्मिन को हम ओरल दे सकते हैं, ठीक है, जबकि नियोस्टिग्मिन को ओरल नहीं दे सकते हैं। दूसरा, आई के अंदर ये फाइसोस्टिग्मिन कॉर्नियल मेम्ब्रेन को क्या कर देगी? क्रॉस कर देगी। और मैंने आपको बताया था आई के अंदर हम दो कंडीशन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन हम पढ़ते हैं ग्लूकोमा की, दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं कैटेरेक्ट की। जो कैटेरेक्ट होता है उसका इलाज क्या होता है? कैटेरेक्ट का इलाज है सर्जरी, बच गया क्या? ग्लूकोमा। इसलिए आई के अंदर हम ग्लूकोमा ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइसोस्टिग्मिन आई की कॉर्नियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, इसका इस्तेमाल किया जाएगा ग्लूकोमा के अंदर, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल ग्लूकोमा में किया जाएगा, राइट। पहला तो फाइसोस्टिग्मिन ओरल दे सकते हैं, दूसरा फाइसोस्टिग्मिन का यूज किया जाता है ग्लूकोमा के अंदर, ठीक है। पी से फाइसोस्टिग्मिन, पी से प्यूपिल, प्यूपिल यानी कि आई के अंदर, और आई के अंदर कॉर्नियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो पी से प्यूपिल, पी से फाइसोस्टिग्मिन, तो फाइसोस्टिग्मिन का इस्तेमाल ग्लूकोमा में किया जाता है, ठीक है। फाइसोस्टिग्मिन इनडायरेक्टली एक्टिंग दवाई है। हमने पिछली वीडियो में एक दवाई पढ़ी थी पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन, और मैंने वहां पे आपको बताया था कि ये ड्रग पी से प्यूपिल, और प्यूपिल यानी कि आई के अंदर M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पी से प्यूपिल, पी से पिलोकार्पिन, और इसका इस्तेमाल भी ग्लूकोमा में किया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स बताइए जो कि ग्लूकोमा में यूज की जाती है। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए कि पिलोकार्पिन यूज की जाती है, आपका आंसर ये होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आप इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग का नाम बताइए जो कि ग्लूकोमा में यूज की जाती है, तो आंसर होगा आपका फाइसोस्टिग्मिन। तो ये है हमारी डायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग जो कि ग्लूकोमा में यूज की जाती, ये हमारी इनडायरेक्टली सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग जो कि ये भी ग्लूकोमा में यूज की जाती है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेना, वो डायरेक्टली एक्टिंग पूछ रहा है या इनडायरेक्टली एक्टिंग पूछ रहा है, राइट। ये बात आपको क्लियर हो गई, ओके। अब आते हैं इसके बारे में, ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। फाइसोस्टिग्मिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर ये क्रॉस करेगी तो CNS के इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, CNS एक्टिविटी होगी। तो इसका यूज किया कहाँ पे जाएगा? तो फाइसोस्टिग्मिन का इस्तेमाल किया जाता है एट्रोपिन पॉइजनिंग में। एक ड्रग होती है एट्रोपिन, अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाए ना, अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाए तो वहां पे फाइसोस्टिग्मिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइसोस्टिग्मिन यूज की जाती है एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर। हमने पहले ये समझना पड़ेगा कि एट्रोपिन हमारी बॉडी में करती क्या है, ठीक है, तभी हमें समझ में आएगा कि फाइसोस्टिग्मिन क्यों यहाँ पे यूज की जाती है। देखिएगा ध्यान से, जो ये एट्रोपिन है ये मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। हाँ, मैंने आपको दो रिसेप्टर बताए थे, वन इज निकोटिनिक, वन इज मस्करनिक। तो एट्रोपिन ऐसी दवाई है जो केवल मस्करनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करती है। तो एट्रोपिन क्या करती है? M1, M2 और M3 इन तीनों को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। हमारी बॉडी में एट्रोपिन की पॉइजनिंग हुई, एट्रोपिन ने M1, M2, M3 को ब्लॉक कर दिया और फिर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। सिम्टम्स कैसे कैसे आएंगे? जैसे एट्रोपिन ने M2 को ब्लॉक किया तो टैकीकार्डिया हो जाएगा, एट्रोपिन ने M3 को ब्लॉक किया, अगर GIT के अंदर जो M3 है उसको ब्लॉक किया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी सिक्रेटरी ग्लैंड्स है उसके अंदर ब्लॉक हुआ तो जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएंगे। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में M1, M2, M3 ब्लॉक हो जाएगा और हमारी बॉडी में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एट्रोपिन ने इन तीनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है। हमें ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो इन तीनों रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर सके। और फाइसोस्टिग्मिन, और एक और खास बात, ये जो एट्रोपिन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी तो जो ब्रेन के अंदर मस्करनिक रिसेप्टर है उनको भी ये ब्लॉक कर देगी और जो ब्रेन के बाहर है उनको भी ब्लॉक कर देगी। तो हमें ऐसी दवाई चाहिए जो कि ब्रेन के अंदर जो मस्करनिक रिसेप्टर है ब्लॉक है उनको भी स्टिमुलेट कर दे और जो ब्रेन के बाहर है उनको भी स्टिमुलेट कर दे। फाइसोस्टिग्मिन ऐसी ही दवाई है। फाइसोस्टिग्मिन क्या है? फाइसोस्टिग्मिन
50% तो ब्रेन में चली जाती है और 50% पेरिफेरी में रुक जाती है, यानी कि आउट ऑफ ब्रेन, राइट। 50% जो ब्रेन में जाएगी वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगी। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज अगर इनहिबिट हुआ तो एसिटाइल कोलिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हुआ तो जो ये मस्करिनिक रिसेप्टर ब्रेन के अंदर ब्लॉक थे ये स्टिमुलेट हो जाएंगे और जो सिम्टम्स है वो हमारे ठीक हो जाएंगे। जो 50% फाइसोस्टिग्मिन ब्रेन के बाहर बची वो भी सेम काम करेगी। वो क्या करेगी? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगी। इनहिबिट कर देगी तो क्या होगा? एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा और एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो जो ब्रेन के बाहर M1 M2 M3 ब्लॉक है वो क्या हो जाएंगे? स्टिमुलेट, और जो सिम्टम्स है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि जो फाइसोस्टिग्मिन है, जो हमारी फाइसोस्टिग्मिन है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन एट्रोपिन पॉइजनिंग। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस बताइए कौन सी है? तो आपका आंसर होना चाहिए फाइसोस्टिग्मिन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई और पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि जो एट्रोपिन है, जो फाइसोस्टिग्मिन है वो एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है और किस तरीके से काम करती है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ से समझाया। अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? आपको पहला याद रखना है कि फाइसोस्टिग्मिन लिपिड सोल्यूबल है। दूसरा याद रखना है कि ये टर्सरी है, टर्सरी अमीन है। नियोस्टिग्मिन वाटर सोल्यूबल है और नियोस्टिग्मिन क्या है? क्वाटरनरी है। ठीक है, आपको फिर याद रखना है कि फाइसोस्टिग्मिन लिपिड सोल्यूबल है, इसलिए ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। जीआईटी को क्रॉस करेगी तो ओरल दे सकते, आई की कॉर्नियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी तो ग्लूकोमा के अंदर यूज होगी। ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर देती है। 50% ये ब्रेन में जाती है, 50% ब्रेन के बाहर रुक जाती है, यानी कि पेरिफेरी के अंदर। तो ये क्या है? इसका इस्तेमाल किया जाएगा एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर। तो फाइसोस्टिग्मिन इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एट्रोपिन पॉइजनिंग। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। अब एक दो पॉइंट रह गए यहाँ पे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब क्या क्या पॉइंट रह गए वो भी मेरी बातों को ध्यान से आपको सुनना है। देखिए कुछ पॉइंट रह गए हैं यहाँ पे, वो मैं आपको समझाता हूँ। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। क्या है वो पॉइंट्स? पहला पॉइंट तो ये है कि जो ये फाइसोस्टिग्मिन है ये नेचुरल ड्रग है, ये एक प्लांट से ऑब्टेन की जाती है। जो ये नियोस्टिग्मिन है ये सिंथेटिक ड्रग है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन सी ड्रग, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उनमें से पूछा जाएगा बताइए कौन सी ड्रग नेचुरल ड्रग है। तो आपको ऑप्शन में फाइसोस्टिग्मिन मिलेगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सिंथेटिक ड्रग के बारे में बताइए तो आप ऑप्शन में आपको नियोस्टिग्मिन मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। दूसरी बात, आप इसको याद कैसे रखोगे? याद रखने का मतलब है कि आपको कैसे याद रहेगा कि फाइसोस्टिग्मिन लिपिड सोल्यूबल है और नियोस्टिग्मिन वाटर सोल्यूबल है। तो आपको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। फाइसोस्टिग्मिन में लिखा हुआ है SO, SO का मतलब सोल्यूबल। जब भी हम सोल्यूबल की बात करते हैं तो जनरली हम लिपिड सोल्यूबल की बात करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, SO यानी कि सोल्यूबल, तो फाइसोस्टिग्मिन लिपिड सोल्यूबल है। यहां पर Ne, इस OS को उल्टा पढ़ो, SO Ne से नहीं है, SO से सोल्यूबल। नियोस्टिग्मिन सोल्यूबल नहीं है, किसमें? लिपिड में। अगर ये लिपिड में सोल्यूबल नहीं है तो कहाँ सोल्यूबल है? वाटर में। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के बारे में इतना ही। दूसरी बात, वाटर सोल्यूबल, देखिए फाइसोस्टिग्मिन क्या है? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। नियोस्टिग्मिन क्या है? ये भी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये लिपिड सोल्यूबल है और ये वाटर सोल्यूबल है, और दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं? रिवर्सिबल ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यहां पर और भी एग्जांपल है, 2 एग्जांपल और हैं जो आपको याद करने हैं। तो यहां पे आपको लिख लेने हैं। वन इज पाइरिडोस्टिग्मिन, और एक आता है एड्रोफोनियम।
ठीक है। ये जो पायरिडोस्टिग्मिन है ये सेम नियोस्टिग्मिन जैसा काम करती है। इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस ये है ये दोनों दवाइयां लॉन्गर एक्टिंग हैं, लेकिन इन दोनों में अगर स्पेसिफिक डिफरेंस पूछ लिया जाए तो जो ये पायरोस्टिग्मिन है ये थोड़ा सा लॉन्ग एक्टिंग है एज कंपेयर टू नियोस्टिग्मिन। ठीक है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार क्या हुआ था मेरे साथ, मैंने पूरा चैप्टर याद कर लिया था ये एएनएस वाला, ठीक है, उसके बाद मैं एमसीक्यू लगा रहा था, तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्वेश्चन मुझे मिल गया कि बताइए पायरिडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन में क्या डिफरेंस है। तो 4 स्टेटमेंट दी हुई थी। एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि पायरिडोस्टिग्मिन लॉन्गर एक्टिंग है नियोस्टिग्मिन से, और ये इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं पता थी। मैंने तुरंत ही केडी त्रिपाठी उठाई और वहां से मैंने देखा कि क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वहां पे एक ही लाइन में लिखा हुआ था कि जो ये पायरिडोस्टिग्मिन है ये इससे ज़्यादा लॉन्गर एक्टिंग है। तो देख रहे हो आप, पूरा चैप्टर पढ़ा और उसके बाद एक एमसीक्यू कहाँ से आया, इस इन्फॉर्मेशन से आया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने देखने को मिल सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद कर लेनी है। ठीक है, मैंने बात कर ली फाइसोस्टिग्मिन के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो फाइसोस्टिग्मिन की हमारी बात हो गई। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए उसको भी मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए हमारे ब्रेन में एक कंडीशन है, उसको समझते हैं। बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से देखना। देखिए ये हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के अंदर एक रीजन होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारा है ब्रेन, और ब्रेन के अंदर ये एक रीजन है जिसको बोलते हैं बेसल न्यूक्लियस। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना, बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड। ठीक है, ब्रेन के अंदर जो ये रीजन होता है ना, इसके अंदर ढेर सारी कोलिनर्जिक सप्लाई होती है, ढेर सारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स है। इस रीजन में, स्पेशली इस रीजन में ढेर सारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो कि ढेर सारा एसिटाइल कोलिन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, समझने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो। मैंने क्या बताया, ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेनर्ड। इस रीजन के अंदर ढेर सारी कोलिनर्जिक सप्लाई होती है, ढेर सारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर इस रीजन के अंदर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं तो उसको लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस रीजन का काम है मेमोरी को एक्वायर करना और उसको रिटेन करके रखना। अगर यहां पर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स मर जाते हैं तो मेमोरी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर यहां पर न्यूरॉन्स मर गए इस रीजन के अंदर तो उसको लॉस ऑफ मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन कम हो गए और जो मेमोरी है वो लॉस हो गया, क्योंकि इस रीजन के अंदर जो एसिटाइल कोलिन है इनका काम था मेमोरी को, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना और रिटेन करके रखना। लॉस ऑफ मेमोरी को अल्जाइमर डिमेंशिया हम बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये न्यूरॉन्स डैमेज हो गए, जो न्यूरॉन्स इस रीजन के अंदर मरते हैं वो किस उम्र में मरते हैं, तो ये जनरली 60 साल की उम्र के बाद ये न्यूरॉन्स मर जाते हैं जनरली। ठीक है, ऐसा देखने को मिला है। तो इसलिए हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सठिया जाना बोलते हैं। सठिया जाना का मतलब 60 साल की उम्र के बाद लॉस ऑफ मेमोरी हो गई है इन न्यूरॉन्स के मर जाने की वजह से, इसलिए 60 साल की उम्र में ये जनरली होता है, ये अल्जाइमर डिमेंशिया, इसलिए हम हिंदी में इसको सठिया जाना भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो अल्जाइमर डिमेंशिया में प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन की कमी हो गई है जिसकी वजह से लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। ठीक है, अब हमें ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, क्योंकि ये सारी कहानी ब्रेन में है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके और यहां पर एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा सके। हमने एक ड्रग पीछे पढ़ी थी फाइसोस्टिग्मिन, और मैंने आपको बताया था ये लिपिड सोल्यूबल है। ये हमारी जो ड्रग है ये लिपिड सोल्यूबल है, यानी कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस दवाई में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये केवल 50% ही ब्रेन में जाती है। फाइसोस्टिग्मिन 50% ब्रेन में चली जाएगी, उसके बाद ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को
इनहिबिट कर देगी। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिट हो गया तो एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या है, इंक्रीज हो जाएगा और जो मेमोरी के सिम्टम्स है वो क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दवाई काम करेगी। लेकिन 50% तो ये बाहर भी तो रुकती है ब्रेन के, तो 50% ये ब्रेन के बाहर रुकेगी और ब्रेन के बाहर रुक के क्या करेगी, ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी और इनहिबिट हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या है, बढ़ जाएगा और एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये मस्करनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगी, यानी कि ये M1 को स्टिमुलेट कर देगी, M2 को और M3 को स्टिमुलेट कर देगी। ठीक बात है, M1 को स्टिमुलेट किया, M1 कहाँ होता है, स्टमक में, और M1 के स्टिमुलेट होने से क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से एसिडिटी हो जाएगी। M2 होता है हार्ट में, जैसे खाओ पियो दिल लगाओ बाकी सब काम बाद में, ये मैंने आपको बताया था। M2 होता है हार्ट में, M2 स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। M3 और बाकी जगह होता है, अगर GIT के अंदर M3 को स्टिमुलेट हुआ तो क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। अगर ब्लैडर के अंदर M3 स्टिमुलेट हुआ तो यूरिनेशन हो जाएगा। तो एल्जाइमर डिमेंशिया के अंदर, एल्जाइमर डिजीज के अंदर अगर फाइसोस्टिग्मिन दी गई तो ये 50% ब्रेन में चली जाएगी तो सिम्टम्स को ठीक कर देगी, लेकिन 50% ये ब्रेन के बाहर भी तो रुक जाती है, उसकी वजह से ये तीनों रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे। अगर ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो एसिडिटी हो जाएगी, उस पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, डायरिया, यूरिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऐसी मेमोरी का करेगा ही क्या, जो सारी की सारी वो टॉयलेट में यूज कर देगा। ठीक है, उसको लगातार यूरिनेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो करेगा क्या, तो कोई फायदा नहीं हुआ ऐसी मेमोरी का। तो इसके बाद एक ड्रग आती है जो है टेक्रीन। ठीक है, तो फाइसोस्टिग्मिन को यूज हम कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। रीजन क्या है, रीजन है कि ये 50% बाहर रुककर ये सब चीजें कर देगी। तो हमें ऐसी दवाई चाहिए जो ऑलमोस्ट सारी की सारी ब्रेन में चली जाए, और टेक्रीन ऐसी ही दवाई है। टेक्रीन क्या है, ये लिपिड सोल्यूबल है, ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगी। ठीक है, और ये 99% से ज़्यादा ब्रेन के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर ये 99% से ज़्यादा एंटर कर जाएगी, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगी, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा और मेमोरी के सिम्टम्स को ये क्या कर देगी, ठीक कर देगी। इसलिए जो टेक्रीन है वो ड्रग ऑफ चॉइस थी, वाज ड्रग ऑफ चॉइस। मैंने आपको बोला वाज ड्रग ऑफ चॉइस, ये पहले ड्रग ऑफ चॉइस थी, अब नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि इससे बेटर ड्रग आ गई है। अब टेक्रीन में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो अब ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। टेक्रीन पहले ड्रग ऑफ चॉइस थी क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल थी, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट करती थी, 99% से ज्यादा ये ब्रेन में एंटर कर जाती थी। लेकिन इसके दो साइड इफेक्ट थे। क्या साइड इफेक्ट थे, पहला तो ये शॉर्ट एक्टिंग थी। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग इतना थी कि दिन में इसको 4 बार देना पड़ता था। ठीक है, तो जिस पेशेंट को भूलने की बीमारी है तो वो 4 बार तो अपने आप ले नहीं सकता, तो एक आदमी चाहिए जो उसको 4 बार दे सकेगा। ठीक है, ये चीज तो कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉब्लम देखने को मिली कि ये लीवर डैमेज करती है, यानी कि ये हिपेटोटॉक्सिक है। ये क्या करती है, लीवर को डैमेज करती है। राइट, तो जो ये टेक्रीन है ये पहले ड्रग ऑफ चॉइस थी, लेकिन अब ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है क्योंकि इसे बेटर ड्रग्स आ गई हैं और ये चीजें करती थी। ठीक है, तो जो आगे अब ड्रग्स आई हैं उनके अंदर ना तो शॉर्ट एक्टिंग है वो लॉन्ग एक्टिंग है, और ना ही वो लीवर डैमेज करती हैं। अब वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा कौन कौन सी ड्रग्स हैं। वो ड्रग्स का नाम है, चलिए लिखते हैं समझते हैं। देखिए 3 ड्रग्स हैं जो कि हमारी अल्जाइमर डिजीज के अंदर यूज की जाती है। पहली है डोनीपेजिल, रीवास्टेगमिन, ग्लेंटामाइन। तो ये 3 ड्रग्स आई टेक्रीन के बाद, जो कि लिपिड सोल्यूबल थी, जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को
इनहिबिट करती थी। इनकी जो ब्रेन के अंदर एंट्री है वो 99% से ज़्यादा थी। ये लॉन्ग एक्टिंग थी और ये हिपेटोटॉक्सिक नहीं थी, हिपेटोटॉक्सिक ये नहीं थी। ठीक है, तो टैक्रीन के अंदर ये 2 प्रॉब्लम थी, लेकिन जो ये 3 दवाइयाँ आई इनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसलिए ये जो 3 दवाइयाँ हैं ये ड्रग ऑफ चॉइस हैं कहाँ? एल्जाइमर डिजीज के अंदर। तो डोनिपेजिल, रिवास्टेगमिन, गैलेंटामाइन आर ड्रग ऑफ चॉइस इन एल्जाइमर डिजीज। ठीक है, तो टैक्रीन पहले ड्रग ऑफ चॉइस थी, अब यूज नहीं की जाती। फाइसोस्टिगमिन 50% ब्रेन में जाती थी, वो बात ठीक थी, लेकिन 50% ब्रेन के बाहर रहकर वो सिम्टम्स आ जाते थे, तो वो भी यूज नहीं की जाती है। ना ही फाइसोस्टिगमिन यूज की जाएगी, ना ही टैक्रीन यूज की जाएगी। ये 3 ड्रग्स यूज की जाती है और ये ड्रग ऑफ चॉइस है एल्जाइमर डिजीज के अंदर। ठीक है, अब इन 3 ड्रग्स को याद कैसे करना है? इसका निमोनिक है DR से डॉक्टर और G से गोविंद। अगर किसी का गोविंद नाम है या फिर आपके दोस्त का गोविंद नाम होगा तो आप उसको बोलोगे डॉक्टर गोविंद। तो ये डॉक्टर गोविंद ड्रग्स है। ठीक है, D से डोनिपेजिल, R से रिवास्टेगमिन और G से गैलेंटामाइन। तो ये ड्रग्स होंगी एल्जाइमर डिजीज के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस। यहाँ पर केवल एक बात आपको याद करनी है, वो बात क्या है? पीछे हमने जो बात की उसमें एक बात थी सबसे इंपॉर्टेंट कि एट्रोपिन पॉइजनिंग में फाइसोस्टिगमिन ड्रग ऑफ चॉइस है। मैक्सिमम बार MCQ पूछा जाता है उस इंफॉर्मेशन से। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो 3 ड्रग्स हैं ये एल्जाइमर डिजीज के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। मेन चीज़ें तो यही पूछी जाएंगी आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल होगा तो इनमें से भी पूछ लेंगे, टैक्रीन के बारे में भी पूछ लेंगे। तो वो एग्जाम टू एग्जाम डिपेंड करता है। अगर आप फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हो, स्टेट फार्मासिस्ट का, तो नॉर्मली आपसे यही पूछ लिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से एल्जाइमर डिजीज में कौन सी दवाई यूज की जाती है। उनमें से एक ऑप्शन इनमें से कोई भी एक दे दिया जाएगा। ठीक है, इतना ईजी पूछा जाता है। और अगर थोड़ा सा लेवल हाई हुआ, जैसे एम्स का पेपर दे रहे हो, तो इनमें से भी पूछ लिया जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब आगे एक और कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। अब उसके बारे में हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके अंदर होता क्या है, जो NM रिसेप्टर होते हैं, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिसेप्टर होते हैं, जिसको हम NM रिसेप्टर बोलते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनका लेस स्टिमुलेशन होता है। NM रिसेप्टर लेस स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो NM रिसेप्टर होता है इसके पास एक खास तरीके की प्रॉपर्टी होती है। इसको चाहिए ऑप्टिमल स्टिमुलेशन। अगर ये ज़्यादा स्टिमुलेट हुआ तो भी मसल वीकनेस हो जाएगी, कम स्टिमुलेट हुआ तो भी मसल वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस में NM रिसेप्टर लेस स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाएगी। राइट, लेकिन मैंने आपको बताया कि इनको चाहिए ऑप्टिमल स्टिमुलेशन। ये इनकी एक खास प्रॉपर्टी है, ना तो ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। एक ऑप्टिमल स्टिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है इन रिसेप्टर में। ओके, माइस्थेनिया ग्रेविस में ये रिसेप्टर कम स्टिमुलेट हुए तो मसल वीकनेस हो गई। लेकिन अगर ये रिसेप्टर NM रिसेप्टर ज़्यादा स्टिमुलेट हुए तो भी मसल वीकनेस हो जाएगी। तो क्या है, सिम्टम्स एक ही आ रहा है, मसल वीकनेस। NM रिसेप्टर ज़्यादा स्टिमुलेट है तो भी मसल वीकनेस, NM रिसेप्टर कम स्टिमुलेट है तो भी मसल वीकनेस। NM रिसेप्टर कम स्टिमुलेट हुए, ये माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन है। NM रिसेप्टर ज़्यादा स्टिमुलेट हुए और मसल वीकनेस हो गया तो इसको बोलते हैं कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस। ठीक है, अब पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर। एज्यूम करिएगा एक पेशेंट है, हॉस्पिटल के अंदर आता है मसल वीकनेस के साथ। अब मसल वीकनेस माइस्थेनिया ग्रेविस है या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पेशेंट आया मसल वीकनेस के साथ। अब पेशेंट तो आपको नहीं बताएगा कि मुझे माइस्थेनिया ग्रेविस है और मुझे ठीक कर दो, या फिर मुझे कोलिनर्जिक क्राइसिस है ठीक कर दो। तो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है मसल वीकनेस के साथ, तो फिर क्या किया जाता है, फिर एक टेस्ट किया जाता है, ये देखा जाता है, उसको डायग्नोस किया जाता है
कि ये जो मसल वीकनेस है ये एनएम रिसेप्टर ज़्यादा होने की वजह से हो रही है या फिर एनएम रिसेप्टर के कम स्टिमुलेट होने की वजह से हो रही है। अब सिम्टम्स तो सेम है लेकिन कंडीशन तो दो है, इनको आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा। अब डायग्नोस कैसे किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा, वो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ठीक है। डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर एक दवाई है जो हमने पीछे लिखी थी, एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम, इसका इंजेक्शन पेशेंट को लगा देगा जो मसल वीकनेस के साथ आया है। एड्रोफोनियम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर है जो कि वाटर सोल्यूबल के अंदर हमने लिखी थी। अभी हमने 3 दवाइयां लिखी थी, पहली लिखी थी नियोस्टिग्मिन, दूसरी पायरिडोस्टिग्मिन, तीसरी एड्रोफोनियम। नियोस्टिग्मिन जैसी दवाई पायरिडोस्टिग्मिन थी और हमने एक लिखी थी एड्रोफोनियम, ये भी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर है। ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनिबिट कर देगी तो एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या है, बढ़ जाएगा। एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगी, जो एनएम रिसेप्टर कम स्टिमुलेट था उसको ज्यादा स्टिमुलेट कर देगी। अगर पेशेंट को जिसको मसल वीकनेस थी, अगर उसको मास्थीनिया ग्रेविस है तो ठीक हो जाएगा। एंड्रोफोनियम देने से अगर पेशेंट की कंडीशन में सुधार आया तो या उसको है मास्थीनिया ग्रेविस। अगर एड्रोफोनियम देने के बाद पेशेंट की कंडीशन वर्स हो गई तो उसको कोलिनर्जिक क्राइसिस है। तो एड्रोफोनियम का इस्तेमाल किया जाएगा, एड्रोफोनियम का इस्तेमाल किया जाएगा डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो एंड्रोफोनियम का इस्तेमाल मास्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि नियोस्टिग्मिन का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है और किसी ड्रग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। नियोस्टिग्मिन तो ऐसी ही दवाई है, नियोस्टिग्मिन क्या है, वाटर सोल्यूबल ड्रग है, ठीक है। जो ये मसल वीकनेस है ये तो ब्रेन के बाहर हो रही है तो फाइसोस्टिग्मिन तो हम दे नहीं सकते, लेकिन नियोस्टिग्मिन भी तो दे सकते हैं, पायरिडोस्टिग्मिन भी तो दे सकते हैं। एंड्रोफोनियम ही क्यों दी। अगर हम फाइसोस्टिग्मिन दे दें तो वो भी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगी, वो भी एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देगी, ठीक है। एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, अगर कंडीशन ठीक हुई तो मास्थीनिया ग्रेविस, कंडीशन खराब हुई तो कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो रीजन क्या है कि केवल एंड्रोफोनियम ही यूज की जाती है क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है। हमें नहीं पता कि पेशेंट को कोलिनर्जिक क्राइसिस है या फिर मास्थीनिया ग्रेविस है। इसका जो एक्शन है वो 10 मिनट से भी कम होता है, ठीक है। इसका एक्शन 10 मिनट से भी कम है। ये शॉर्ट एक्टिंग होने की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है डायग्नोसिस के लिए कि पेशेंट को मास्थीनिया ग्रेविस है या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन ये बन गया कि एंड्रोफोनियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आंसर आएगा मास्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि मास्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है, तो आपका आंसर आएगा एड्रोफोनियम यूज की जाती है, ठीक है। तो एड्रोफोनियम का इस्तेमाल होगा मास्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम टेंसिलोन टेस्ट भी बोल देते हैं, टेंसिलोन टेस्ट भी बोल देते हैं, या फिर इसको हम बोल देते हैं अमीलोरेटिव टेस्ट ऑफ मास्थीनिया ग्रेविस। तो इसका दूसरा नाम है, ठीक है, टेंसिलोन टेस्ट भी बोलते हैं, अमिलेटिव टेस्ट ऑफ मास्थीनिया ग्रेविस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि मास्थीनिया ग्रेविस के अंदर एनएम रिसेप्टर का लेस स्टिमुलेशन होता है और वहाँ पर डायग्नोसिस के लिए एंड्रोफोनियम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या, पेशेंट आया मसल वीकनेस के साथ, डॉक्टर ने क्या किया, एंड्रोफोनियम दे दिया आईवी, ठीक है। एड्रोफोनियम देने के बाद पेशेंट की कंडीशन में सुधार आ गया, हमें पता लग गया कि उसको क्या है, मास्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है। तो डायग्नोसिस तो हो गया, अब ट्रीटमेंट क्या आगे, तो ट्रीटमेंट के लिए हम लॉन्गर एक्टिंग ड्रग देंगे। लॉन्गर एक्टिंग ड्रग कौन कौन सी हैं, लॉन्गर एक्टिंग ड्रग क्या है, नियोस्टिग्मिन, हम क्या है अब नियोस्टिग्मिन दे देंगे। हाँ, अब हमको पता चल गया कि जो पेशेंट मसल वीकनेस के साथ आया था उसको मास्थीनिया ग्रेविस है और मास्थीनिया ग्रेविस के अंदर प्रॉब्लम क्या है,
एनएम रिसेप्टर का लेस स्टिमुलेशन, तो हम उसको नियोस्टिग्मिन दे देंगे। नियोस्टिग्मिन क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करेगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा और एसिटाइल कोलिन एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगा, है ना। जो लेस स्टिमुलेशन था उसको एक ऑप्टिमम स्टिमुलेशन तक लेके आ जाएगा और जो माइस्थीनिया ग्रेविस है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जो मसल वीकनेस है वो ठीक हो जाएगी माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट में। ओके, तो नियोस्टिग्मिन या फिर पाइरिडोस्टिग्मिन, क्योंकि ये भी तो सेम ही दवाई है, इसी जैसी दवाई है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये इससे ज़्यादा लॉन्गर एक्टिंग है तो दोनों ही ज़्यादा लॉन्गर एक्टिंग, लेकिन पाइरिडोस्टिग्मिन इससे ज़्यादा लॉन्गर एक्टिंग है। ठीक है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए तो एड्रोफोनियम इस्तेमाल करेंगे, इसके ट्रीटमेंट के लिए या तो नियोस्टिग्मिन इस्तेमाल करेंगे या फिर पाइरिडोस्टिग्मिन इस्तेमाल करेंगे। ठीक बात है। एक और बात, अब डॉक्टर ने क्या किया, नियोस्टिग्मिन दे दी माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन साथ में एट्रोपिन भी मिला दी नियोस्टिग्मिन के साथ। अब क्वेश्चन यह आता है, क्या डॉक्टर ने सही किया? क्या नियोस्टिग्मिन के साथ एट्रोपिन मिलाना सही है? इसका क्या लॉजिक है कि नियोस्टिग्मिन के साथ एट्रोपिन क्यों मिलाई? इसका रीजन ये है कि माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को डॉक्टर ने नियोस्टिग्मिन दे दी, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ गया, जो एनएम लेस स्टिमुलेट था वो स्टिमुलेट हो गया। ठीक है, ऑप्टिमम स्टिमुलेशन आ गया और सिम्टम्स ठीक हो गए। लेकिन जो ये नियोस्टिग्मिन है केवल एनएम रिसेप्टर को थोड़ी स्टिमुलेट करेगी, ये मस्करिनिक को भी तो स्टिमुलेट करेगी। तो ये जो नियोस्टिग्मिन है ये M1 को स्टिमुलेट कर देगी, M2 को स्टिमुलेट कर देगी, M3 को स्टिमुलेट कर देगी। M1 को स्टिमुलेट कर देगी तो एसिडिटी हो जाएगी, M2 को कर देगी ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, M3 को कर देगी GIT में किया तो डायरिया हो जाएगा, ब्लैडर में किया यूरिनेशन हो जाएगा। तो डॉक्टर ने अगर केवल नियोस्टिग्मिन दी तो सिम्टम्स तो ठीक हो जाएगा, साथ के साथ ये साइड इफेक्ट आएंगे। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, M1, M2, M3 स्टिमुलेट हुआ, तो हमें नियोस्टिग्मिन के साथ एक ऐसी दवाई देनी पड़ेगी जो केवल मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर सके। और पीछे हमने एक दवाई पढ़ी थी एट्रोपिन, जो केवल मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। तो नियोस्टिग्मिन के साथ डॉक्टर ने एट्रोपिन दे दी। एट्रोपिन ने क्या किया, M1 को, M2 को, M3 को ब्लॉक कर दिया और ये सिम्टम्स अब नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सिम्टम्स नहीं आएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि सिम्टम्स ही तो खत्म करने थे। तो नियोस्टिग्मिन दे सकते हो माइस्थीनिया ग्रेविस में या फिर पाइरिडोस्टिग्मिन दे सकते हो। नियोस्टिग्मिन दी है तो आपको साथ में एट्रोपिन देनी पड़ेगी, पाइरिडोस्टिग्मिन दी है तो साथ में एट्रोपिन देनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे, ये सिम्टम्स फिर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए नियोस्टिग्मिन के साथ एट्रोपिन का इस्तेमाल माइस्थीनिया ग्रेविस में क्यों किया जाता है। तो आपको बता देना है कि नियोस्टिग्मिन की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उनको बंद करने के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल नियोस्टिग्मिन या फिर पाइरिडोस्टिग्मिन के साथ किया जाता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एड्रोफोनियम, ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे नियोस्टिग्मिन या फिर पाइरिडोस्टिग्मिन, और साथ में इस्तेमाल करेंगे एट्रोपिन इन सिम्टम्स को रोकने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब पहली कंडीशन हो गई माइस्थीनिया ग्रेविस की। इसके जैसी एक और कंडीशन है, वो कंडीशन कौन सी है वो भी मैं आपको बताता हूं। इसके जैसी एक कंडीशन है कोबरा बाइट। ठीक है, मोस्टली आप 3 तरीके के स्नेक पढ़ते हो, उसमें से एक स्नेक है कोबरा बाइट। कोबरा बाइट जैसे कोबरा जैसे ही बाइट करता है तो एक चीज होती है बॉडी में, जो एनएम रिसेप्टर है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। ये सिंबल मैं जहां भी इस्तेमाल करूंगा ये ब्लॉक के लिए करूंगा, तो एनएम रिसेप्टर क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ठीक है, जो माइस्थीनिया ग्रेविस था उसके अंदर भी तो सेम प्रॉब्लम थी, उसके अंदर भी तो एनएम रिसेप्टर का स्टिमुलेशन कम था, यहाँ पर एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज आएगी, सेम ही ट्रीटमेंट होगा, नियोस्टिग्मिन दो या फिर पाइरिडोस्टिग्मिन दो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है क्या एट्रोपिन देंगे, हाँ देंगे एट्रोपिन, क्योंकि सेम कंडीशन है। तो कोबरा बाइट में एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, ट्रीटमेंट है या तो नियोस्टिग्मिन दो या फिर पाइरिडोस्टिग्मिन दो, और साथ में आपको एट्रोपिन देनी पड़ेगी जो रिसेप्टर मस्करिनिक सिम्टम्स आएंगे उनको ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस के सेम जैसी ये कंडीशन होती है। ओके, तो ये चीज भी आपको याद कर लेनी है। राइट,
तो ये हो गया हमारा टॉपिक नियोस्टिग्मिन के बारे में। ठीक है, अब एक दो पॉइंट और रह गया। क्या रह गया वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से बातों को सुनना। देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने एक छोटी सी कहानी बताई आपको। कहानी में मैंने आपको बताया कि हम रिवर्सिबल ड्रग पढ़ रहे हैं, और रिवर्सिबल में हमने पढ़ा लिपिड सोल्यूबल और पढ़ा वाटर सोल्यूबल। यहां पे मैंने आपको बताया कि फाइसोस्टिग्मिन है, फाइसोस्टिग्मिन है, ठीक है, और यहां पे मैंने बताया आपको नियोस्टिग्मिन है, राइट। यहां पे मैंने आपको बताया कि ये टर्सरी है, ये नेचुरल है। यहां पे मैंने आपको बताया कि ये क्वाटरनरी है, सिंथेटिक है। ये चीजें मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया कि जो ये फाइसोस्टिग्मिन है ये ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रोपिन पॉइजनिंग में, इसका मैंने आपको यूज बताया, ठीक है। फिर हमने बात की थी अल्जाइमर डिजीज के अंदर डॉक्टर गोविंद ड्रग्स, जो उसका ट्रीटमेंट था। फिर हमने नियोस्टिग्मिन के बारे में बात की। मैंने बताया कि जो नियोस्टिग्मिन है इसका इस्तेमाल किया जाएगा माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर, कोबरा बाइट के अंदर। साथ में ड्रग्स कौन सी थी, एक थी पायरिडोस्टिग्मिन, एक हमारी थी एड्रोफोनियम, ठीक है। तो जो ये ड्रग हैं इसका इस्तेमाल किया जाएगा माइस्थीनिया ग्रेविस और कोबरा बाइट में, और जो हमारा एड्रोफोनियम है इसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। इसका इस्तेमाल किया जाएगा माइस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के लिए, कोबरा बाइट की ट्रीटमेंट के लिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मिस हो गया है वो ये है कि कोबरा बाइट के अंदर हम ये ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। कोबरा बाइट में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमारा एंटीवेनम है। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मिस हो गया मुझसे, तो ये भी नोट कर लेना। कोबरा बाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस एंटीवेनम ही रहेगा, ठीक है, ये बात याद करनी। तो ये चीजें हमने पढ़ ली। अब नियोस्टिग्मिन या फिर पायरिडोस्टिग्मिन के दो और यूज हैं। और कौन से यूज हैं? इसका यूज किया जाएगा, यहां पे हम लिख देते हैं, ये हमारा पहला यूज हो गया, ये हमारा दूसरा यूज हो गया, ये हमारा तीसरा यूज। इसका यूज किया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस में, और एक यूज किया जाता है इसका पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है। इसका इस्तेमाल यहां भी किया जाता है। अब इनका मतलब क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस का? देखिए, अगर किसी का भी ऑपरेशन किया जाता है, जैसे एब्डोमेन एरिया में किसी भी, जैसे अपेंडिक्स का वो करना है, ऑपरेशन करना है, या फिर लीवर का कोई ऑपरेशन करना है, तो एब्डोमेन एरिया में जब भी ऑपरेशन किया जाएगा तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है वो क्या होता है? वो क्वाइल होता है, सबसे सुपर क्वाइल होता है, बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ होता है। तो उसको निकालेंगे डॉक्टर, और उसके बाद फिर देखेंगे, जैसे लीवर को देखना है उसके बाद ही सर्जरी करेंगे, उसके बाद उनको अच्छे तरीके से दिख पाएगा। तो जो इलियम है अगर उसको हाथ लगा दिया जाए तो वो जो इलियम है वो बुरा मान जाती है, ठीक है, वो फिर अपना काम करना बंद कर देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद क्या होगा, वो इलियम थोड़ी देर बाद वो अपना गुस्सा छोड़ देती है और वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, अपना काम करने लगती है। लेकिन कई केस में ऐसा होता है कि वो जो इलियम है वो दोबारा से काम अपना करना स्टार्ट करती नहीं है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस। सेम ब्लैडर के साथ है, अगर ब्लैडर को टच कर दिया तो वो बुरा मान जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा, ठीक है। इसका मतलब वहां पे यूरिनरी रिटेंशन हो गया, ओके। तो अगर यूरिनरी रिटेंशन हो जाए, अगर ब्लैडर काम करना बंद कर दे, तो उसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि हम कोई ऐसी दवाई दे जो कि, देखिए,
जीआईटी में और ब्लैडर पर M3 रिसेप्टर होता है, तो हम कोई ऐसी दवाई दें जो एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाए, M3 रिसेप्टर पे काम करे, M3 रिसेप्टर पे काम करेगी तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नियोस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट कर देंगी। ठीक है, इनहिबिट कर देंगी तो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। एसिटाइल कोलिन जीआईटी में M3 रिसेप्टर पे काम करेगा और यूरिनरी ब्लैडर में M3 रिसेप्टर पे काम करेगा, तो क्या होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन कंडीशंस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वैसे तो ये दवाई प्रेफर नहीं की जाती है जैसे इस कंडीशन में हमने एक दवाई पढ़ी थी, वो थी बेथानिकोल। मैंने बताया था बी से ब्लैडर, बी से बेथानिकोल, और ब्लैडर के अंदर क्या रिसेप्टर है, M3। तो बेथानिकोल डायरेक्टली ही तो M3 को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, तो बेथानिकोल जो है वो प्रेफर की जाती है पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। तो इसके यूज क्या रहेंगे, माइस्थीनिया ग्रेविस, कोबरा बाइट, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस और पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी पसीने पसीने हो चुका हूँ। तो चलिए अगली वीडियो में हम बात करते हैं। आज की वीडियो का जो है टॉपिक है वो हमारा ख़त्म हो गया है। आज की वीडियो में हमने रिवर्सिबल ड्रग्स के बारे में पढ़ा, सारी की सारी रिवर्सिबल ड्रग्स खत्म हो गई। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इर्रिवर्सिबल एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।